हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, वस्तुओं का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि कौन कौन सी विधियों से हम जो आपस में मिक्स हुए सामग्री है उसको हम अलग कर सकते हैं। कल के सेशन में हमने ये जाना था कि किस तरह से कुछ जो ठोस सामग्री आपस में, जैसे दो चार तरीके की दालें हैं, मिक्स हैं आपस में, ये चावल में कंकड़ मिक्स है या चाय पत्ती में से चाय, तो ये अलग अलग कैसे कर सकते हैं हम। हैंड पिकिंग की प्रोसेस से चावल, अपने अपने घर में भी हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस को हमेशा देखा होगा कि किस तरह से चावल दाल साफ करने की जो विधि है वो आपके हाथों से ही हैंड पिकिंग की प्रोसेस यानी हस्त चयन के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। चाय को, चाय की पत्ती, चाय का जो लिक्विड होता है उसको चाय की पत्ती से अलग करने के लिए स्ट्रेन कर लिया जाता है, यानी कि छान करके प्रक्रिया ये अलग कर ली जाती है। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि जो पदार्थ हैं उनको अलग अलग करने की टेक्निक के बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमने किसी भी पदार्थ से या मिश्रण से पदार्थों को अलग होते हुए देखा होगा। जैसे सबके घर में सुबह शाम चाय बनती है। चाय बनती है बच्चों, तो चाय बनाते समय उसमें चाय की पत्ती और चीनी डाली जाती है, दूध डाला जाता है। तो चाय की पत्ती में से जो चीनी है वो तो घुल जाती है उस लिक्विड के अंदर, दूध भी मिक्स हो जाता है, लेकिन जो चाय की पत्ती है वो थोड़ी सी फूल जाती है, अपना कलर छोड़ती है और एज इट इज बनी रहती है। तो जब हमको चाय पीनी हो तो हमको चाय की पत्तियों को उस लिक्विड से अलग करना होता है। उसके लिए घर में होती है छलनी। छलनी के द्वारा हम क्या करते हैं, चाय को चाय पत्ती से अलग कर लेते हैं और उस लिक्विड को फिर हम पीते हैं। इसी तरह से अगर फसलों को काटते समय अनाज को डंडियों से अलग करते हुए हमने देखा है। हमने आपने अपने घर में बहुत बार अपनी मम्मा को मक्खन निकालते हुए देखा होगा। जिनके घर में मवेशी हैं, जिनके घर में गाय भैंस रहते हैं गांवों में, वो बच्चों ने जरूर देखा होगा कि मक्खन किस तरह से मथनी के द्वारा घुमा घुमा करके, बिलो करके मक्खन निकाल लिया जाता है। आज के समय में वही काम हम मिक्सर की सहायता से कर लेते हैं, जहाँ पे जार में हम पानी और मलाई डाल करके, दही डाल करके और उसको चलाते हैं और धीरे से मक्खन जो है वो थोड़ी देर में अलग हो जाता है। कैसे? मंथन करके निकाला जाता है मक्खन, जिसको मथा जाता है दही को, तो मक्खन अलग हो जाता है ना। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए किसी पेड़ में आम अमरूद है, इकट्ठा तोड़ के बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए, तो उनको अलग करना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको रेत के कणों से, इतने सारे उसमें कंकड़ होते हैं, अगर उन कंकड़ों को अलग करना हो तो क्या करेंगे, वो बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा सा होगा। तो उसके लिए हम बहुत बड़ा सा एक जाल का प्रयोग करेंगे। जाल पे लकड़ी लगा करके हम जाल को तैयार करेंगे और उस पर ज्यादा मात्रा में रेत को डालते जाएंगे, तो रेत अलग हो जाएगी और जो उसके अंदर पत्थर है मौजूद वो अलग हो जाएंगे। तो जो ये किसी भी मिश्रण में जब दो चीजें बड़ी बड़ी टुकड़े में हो तो उनको हम हाथ से अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करनी हो तो वो हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम जैसे मिश्रण की बात करें कि दो चीजें या दो से अधिक चीजें अगर आपस में मिक्स हैं तो वो मिश्रण कहलाती हैं। अगर दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स हैं और लिक्विड रूप में है तो वो विलयन कहलाती हैं। तो कौन सी ऐसी तरीके हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन चीजों को, जैसे कल के सेशन में हमने बात करी थी कि मान लीजिए जो आपका वाटर सप्लाई का पानी है वो पानी में मिट्टी मिल के आ रही है या रेत वाला पानी आ रहा है, तो हमारे पास पानी पाने का वही साधन है, वही पानी आ रहा है, तो हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। मिट्टी वाले पानी को तो हम यूज कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक अपनाएंगे।
वो टेक्निक क्या होती है? वो टेक्निक होती है बच्चों सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर में और उदाहरण के तौर पे हम पानी में रेत का मिक्सचर हो या पानी में मिट्टी घुल के आ रही हो, तो उसके लिए मिट्टी या रेत जो है वो पानी से हैवी होता है। तो उसको हम अगर एक बर्तन में पानी भर के छोड़ देंगे तो हम अगले 24 घंटों के बाद जब देखेंगे तो पानी अलग हो गया होगा और रेत जो है वो नीचे उस बर्तन के पेंदे में बैठ गई होगी। इस प्रक्रिया को हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, जहां सेडिमेंट के रूप में जो गंदगी है वो बर्तन के पेंदे में बैठ जाती है। डीकैंटेशन का मतलब क्या है? डीकैंटेशन का मतलब है ये कि जो पेंदी में गंदगी बैठ गई है उस गंदगी को छोड़ करके जो साफ पानी ऊपर की तरफ आया उसको हम दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लें। इस प्रक्रिया को हम डीकैंटेशन कहते हैं, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट इट्स बॉटम। बॉटम पे जो भी सेडिमेंट जम गया था उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर ट्रांसफर कर देने की प्रोसेस है तो वो प्रोसेस आपकी डीकैंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। और तीसरी प्रक्रिया है बच्चों फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब कि अगर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो डिसॉल्व नहीं हैं लिक्विड में, तो उनको अलग करने के लिए हमें एक ऐसी फाइन होल्स वाली छन्नी या छानने जैसे कि जाल जैसा कुछ लगा देंगे, जो फाइन होल्स होंगे जिसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विड पास आउट हो जाएगा और जो अनडिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा अगर मिश्रण में अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसको हम अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के मुकाबले थोड़ा सा बेटर मेथड है, क्योंकि डिकैंटेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत सॉलिड पार्टिकल जो है वो साथ में आ जाता है, लिक्विड के साथ में आ जाता है डिकैंटेशन की प्रोसेस करते समय। लेकिन जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन एक क्लीनर लिक्विड देता है हमें और डिकैंटेशन के तुलना में थोड़ा सा साफ पानी हमें मिलता है। और फिल्ट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए हमें फिल्टर पेपर का यूज करना होता है। अगर आपने घरों में जो साधारण फिल्टर होते हैं, आरओ की मशीन की बात नहीं हो रही है, जो साधारण फिल्टर होते हैं, साधारण फिल्टर में हम पानी भरते हैं, पानी को क्लीन करने के लिए हम पानी को जब भरना शुरू करते हैं तो जहां पे हम पानी भरते हैं सबसे पहला जो उनका फिल्ट्रेशन का हैक होता है, वहां पे फिल्टर पेपर से बना हुआ बहुत बड़ा सा कप लगा होता है। तो फिल्टर पेपर के थ्रू ही होकर के पानी अंदर जाता है। ट्रीटमेंट उस पानी का बाद में होता है, सबसे पहले फिल्टर पेपर के थ्रू ही पानी अंदर को जाता है। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन की हमने बात करी थी कि जैसे हम खेतों में फसलों से अगर हमें अनाज को अलग करना है, जो फसल हो गई तो फसल में नीचे डंडियां होती हैं और ऊपर बाली होती है गेहूं की, तो उससे अगर हमको अनाज को अलग करना है तो उस प्रक्रिया के लिए हमको फसलों को काट करके गट्ठरों में बांध करके सुखाया जाता है और उसके बाद डंडों से पीट पीट करके उसको अलग किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और ये प्रक्रिया के लिए आज के समय में मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर मशीन आती है जिसे हम थ्रेशर कहते हैं। तो थ्रेशर में ये काम जो है, अगर इंसान 1 घंटे में 1 क्विंटल गेहूं अलग करता है डंडियों से, तो थ्रेशर 1 घंटे में लगभग 50 क्विंटल गेहूं को अलग कर सकता है। गेहूं अलग कर देगा और भूसा मतलब साथ साथ जो डंडियां हैं वो भूसे के रूप में अलग कर देगा। एक और नई मशीन अब आ गई है, उसका नाम है कंबाइन। कंबाइन जो मशीन होती है वो मशीन क्या काम करती है बच्चों, खेतों में डायरेक्ट वो, वैसे मतलब कंबाइन इतनी महंगी मशीन होती है, बहुत बड़ी मशीन होती है, हर किसान के पास नहीं होती। तो जैसे जब गेहूं काटने का मौसम आता है तो गेहूं काटने के मौसम पे क्या होता है कि कंबाइन को लेकर के वो चले जाते हैं। पंजाब से ज्यादातर ये मशीनें जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में कंबाइन लगा करके खेतों से एक साथ क्या होता है, पूरी फसल एक साथ कट करके भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है।
अब इसके बाद जिनमें आप देखेंगे कि में अगर जैसे दो चीज मिक्स हैं तो किसी ऐसे तरीके से हो कि इवेपोरेशन की टेक्निक क्या है, इसको समझने के लिए इवेपोरेशन जो है, इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि जो अगर किसी मिश्रण में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक सब्सटेंस गैसियस स्टेट में आ जाए, यानी भाप के रूप में अलग हो जाए उस मिश्रण से, है ना। तो ये भी एक तरीका है। जैसे इवेपोरेशन की टेक्निक से अगर नमक से समुद्र में जो नमक बनाने की, जैसे आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्रों से जो नमक बनाने की प्रक्रिया है वो इसी प्रक्रिया के तहत होती है। इवेपोरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट बाय फॉर्मिंग वेपर्स। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये वही प्रक्रिया है जिसमें एक लिक्विड स्टेट में अगर कोई पदार्थ है तो वो गैस के रूप में यानी वाष्प के रूप में बदल जाती है। इवेपोरेशन हो सकता है किसी भी टेम्परेचर पे, अलग अलग सामग्री का इवेपोरेशन अलग अलग टेम्परेचर पर हो सकता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस होती ही रहती है। जैसे समुद्र के पानी से नमक का अलग किया जाना, ये प्रक्रिया इवेपोरेशन की प्रक्रिया के तहत ही होती है। ये प्रोसेस कब यूज होती है? जब एक सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। तो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टर्न्स इनटू वेपर्स। जो लिक्विड होता है वो भाप में बदल जाता है और जो सॉलिड कंपोनेंट है वो पीछे बच जाता है। जैसे मैं आपको समुद्र के पानी का उदाहरण दे रही हूँ, तो समुद्र के पानी से समुद्री नमक को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही होती है। छोटे छोटे ब्लॉक्स में समुद्र का पानी भर दिया जाता है, ठीक है, और वो नेचुरली इवेपोरेट होता रहता है, पानी उड़ जाता है और क्या बच जाता है उन गड्ढों में बहुत सारा नमक बच जाता है, क्योंकि पानी लिक्विड स्टेट में होता है तो पानी भाप के रूप में उड़ जाता है समय के साथ, और उसमें जो समुद्री पानी में जो नमक मिक्स था वो सॉलिड के रूप में आपको वहां पे मिल जाता है। तो अगर इसको समझना है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, तो उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब अगर इस एक्टिविटी को, इवेपोरेशन की एक्टिविटी को समझने के लिए मैं आपको जो बता रही हूँ, तो हर बच्चा समुद्र में नहीं जाके ये चीज को देखेगा। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आप घर पर भी अपने ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कोई बर्तन ले सकते हैं, एक बीकर जिसमें 50 ml का पानी हो, उसमें 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू द वाटर एंड कीप स्टिरिंग अंटिल ऑल द सॉल्ट डिसॉल्व्स। क्या करेंगे? 50 ml पानी लेंगे किसी भी बीकर में और उसमें 2 चम्मच नमक के मिक्स करेंगे और उसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक नमक पानी के साथ घुल नहीं जाता। और उसके बाद क्या करेंगे? हीट द बीकर यूजिंग अ हॉट प्लेट। हम एक हॉट प्लेट का यूज करके उस बीकर को गरम करेंगे। तो जब हम बीकर को गरम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे पानी जो बीकर के अंदर मौजूद था वो पानी धीरे धीरे क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, यानी पानी जो है वो भाप में धीरे धीरे बदल के उड़ गया, जिसको कहते हैं कि वाष्प के रूप में वो वाष्पन उसका हो गया, ऊपर चला गया। और बचा क्या? इस तरह से हमने देखा हॉट प्लेट पर जब हमने बीकर को रख दिया तो बीकर में से पानी धीरे धीरे क्या हो गया? भाप के रूप में बदल गया। लेकिन उस बीकर के अंदर क्या बच जाएगा, क्या बचेगा? ये आपको करने के लिए आपको घर में ही ये टेक्निक अपने करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, समुद्र के पानी से इसी इवेपोरेशन की टेक्निक से अलग किया जाता है और उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। घर में अगर बीकर में आप 50 ml पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक के मिक्स करेंगे और उसको धीरे धीरे हॉट प्लेट पे अगर रखेंगे गर्म होने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी जो है वो उड़ जाएगा और उसके साथ उस बीकर में क्या चीज बचेगी? क्या आप सभी जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है, जो साधारण नमक हम इस्तेमाल करते हैं, वो सी वाटर से, समुद्री पानी से इसी इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें
मिलता है। आप सभी को पता है कि जो कॉमन सॉल्ट है, जो साधारण नमक है, वो जो है वो समुद्री पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में मौजूद होता है। अगर कभी किसी ने समुद्र की यात्रा की हो और समुद्र के पानी से, मतलब समुद्र के पानी की जो लहर आती है वो अगर कभी देखा हो, तो हमेशा लहर वापस जाने पर शरीर जो है वो शरीर पे नमक लग जाता है। इतना ज्यादा उसका पानी खारा होता है कि नमक आपके शरीर पर भी आपको महसूस होता है। तो सी वाटर जो है, जो समुद्री पानी है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खारा होता है। खारा क्यों होता है? बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि नमकीन होता है, उसमें नमक बहुत सारी मात्रा में घुले हुए रूप में मौजूद होता है। तो सी वाटर जो है वो शैलो पिट्स, यानी कि गहरे नहीं, काफी दूर भर में गहरे नहीं, शैलो पिट्स यानी कि फैले हुए गड्ढे बनाए जाते हैं, और जो वाटर है, समुद्र का साधारण पानी ही उठा करके उन्हीं पिट्स में डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में ही, सनलाइट में ही जो उससे हीट मिलती है, उस सन हीट से ही पानी जो है धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है, और लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और उन गड्ढों में क्या चीज बचती है? उन गड्ढों में बहुत सारा नमक बच जाता है, और उसके बाद वो नमक जो है वो सही तरीके से प्रोसेस करके, प्योरीफाई करके, यानी गंदगी को साफ करके, प्योरीफाई करके, और उसको पैक करके फिर पैकेट्स में हमारे पास पहुंचाया जाता है। तो जो नमक है, नमक मिलने का जो हमारे पास सोर्स है वो समुद्री पानी ही है। समुद्र के पानी से ही नमक निकाला जाता है, और वही नमक हमारे घरों में जो पैकेट्स में मौजूद हमें मिलता है, वो एक्चुअल में नमक जो है वो समुद्री पानी से ही बना हुआ होता है। उससे निकालने के बाद उसको फिर क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, और पैक करके अलग अलग कंपनीज के नमक जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। टाटा सॉल्ट है या बहुत सारी और कंपनियों के नमक हैं, तो वो सब भी आपको मार्केट में अलग अलग, है ना, पैकेट्स के रूप में मिलते हैं। अब जो ये नमक है, ये एक तो होता है बिल्कुल रॉक सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं गुलाबी रंग का सेंधा नमक, और एक होता है सफेद रंग का नमक। जो सफेद रंग का नमक है, इसको आयोडाइज्ड करके बेचा जाता है, और यही साधारण नमक के तौर पर हम इसी को जानते हैं, वो आपको मिलता है समुद्र के पानी से। तो ये प्रक्रिया इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही हमें नमक जो है वो मिलता है। दूसरी प्रक्रिया है बच्चों, उसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या चीज होती है? कंडेंसेशन जो है, अब इसके लिए आपको प्रक्रियाएं, अगर आप एक्टिविटी करके समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। कंडेंसेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी कि गैस के रूप में अगर कोई सामग्री है तो उसको द्रव के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कंडेंसेशन कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि जो बारिश होने की प्रोसेस है वो कौन सी प्रक्रिया है, अगर हम बात करें कि जो बारिश होने की प्रोसेस है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो उसको समझने के लिए आप कंडेंसेशन को समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कंडेंसेशन, जिसको हम कहते हैं संघनन। कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या है? कंडेंसेशन की प्रक्रिया को हम संघनन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। किसी भी सामग्री को जब गैस के रूप से द्रव के रूप में बदलना होता है, दिस इज डन बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस। तो ये कैसे होती है? ये जो गैसियस स्टेट में सामग्री होती है उसको कूलिंग जब मिलती है, जब उसको ठंडक मिलती है, तो वेपर फॉर्म से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फॉग एंड क्लाउड्स, अगर हम बादल कैसे बनते हैं,
कोहरा कैसे होता है, किस तरह से ओस गिरती है, अगर उसकी हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया है ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें वाटर वेपर्स जो हैं वो पानी के रूप में, जो पानी की भाप है या पानी की वाष्प के रूप में जो चीज हमारे नेचर में मौजूद है वो पानी के रूप में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम इट्स सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट। कंडेंसेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? अगर किसी लिक्विड कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर के लिक्विड कंपोनेंट से सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने की प्रक्रिया हो तो उसके लिए हम कंडेंसेशन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। कंडेंसेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम इट्स सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। हम संघनन और वाष्पन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में टेक 2 बीकर्स एंड लेबल देम एज 1 and 2। हम 2 बीकर्स लेंगे जिसको हम लेबल कर देंगे, एक पर फर्स्ट लिख देंगे, एक पर सेकेंड लिख देंगे। और बीकर 1 में हम थोड़ा पानी लेंगे। क्या करेंगे? बीकर 1 में हम थोड़ा पानी लेंगे। एड अ स्पून ऑफ शुगर टू इट। उसमें हम 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से घोलेंगे जब तक कि चीनी पूरी रूप से, पूरे तरीके से उस बीकर के पानी में घुल नहीं जाती। उसके बाद हम एक और बीकर लेंगे, मतलब दूसरा बीकर लेंगे जिस पर हमने लेवल 2 करा है। पुट बीकर 2 इन अनदर बीकर कंटेनिंग आइस। और उसके बाद हम एक बीकर 2 में क्या करेंगे? आइस डालेंगे, यानी कि बर्फ डालेंगे। और उसके बाद हम उन दोनों बीकर्स को क्या करेंगे? सील कर देंगे, यानी कि कवर कर देंगे। सील करने के बाद हम देखेंगे उसको, उन दोनों को क्या करेंगे? एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बीकर 1 को हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? कंटिन्यू हीटिंग तब तक करेंगे जब तक पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। कुछ इस तरीके से हम तैयार करेंगे, कुछ इस तरीके से हम एक्टिविटी करेंगे। एक बीकर में हमने क्या करा है? बीकर 1 में हमने पानी डाला है और उसमें हमने चीनी डाल करके उसको अच्छी तरह से घोल दिया है। दूसरे बीकर में हमने क्या किया है? बर्फ डाली है और उसके और बीकर को डाल दिया है। What will you call the process taking place in beaker 1? बीकर 1 में जो प्रक्रिया हो रही है और बीकर 2 में जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? बीकर 1 में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं और बीकर 2 में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम देखेंगे कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का मतलब ये है कि जो लिक्विड फॉर्म है वो वाष्पित हो जाना, और कंडेंसेशन का मतलब है कि वो पानी के रूप में, भाप जो है वो लिक्विड के रूप में वापस आ जाना। तो ये कंडेंसेशन, और इसको सेपरेट करने के लिए हम किसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जब components of mixtures in which solid are dissolved in liquid, जब किसी लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व हो तो उसके लिए इवेपोरेशन की टेक्निक का यूज किया जा सकता है। और कंडेंसेशन के बारे में हमने बताया कि जैसे आपका बादल जो है वो क्या है? वो वाष्प के रूप में पानी की बूंदें ही हैं। तो जब वो ठंडी होती हैं तो वो वापस से पानी के रूप में बरस जाती हैं। तो इवेपोरेशन की टेक्निक के लिए आपने समुद्र के पानी से कैसे नमक अलग किया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, और कंडेंसेशन की टेक्निक में आप बादल से कैसे पानी बरसते हैं वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, यानी संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, जैसे कि आपका चीनी है, नमक है, जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है ना। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ये पानी में
बिल्कुल भी नहीं घुलते। जैसे चीनी है, चीनी को आप पानी में डालें और उसको घोलें तो चीनी पानी मिक्स होके एक हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको उस विलेन में चीनी और पानी अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ प्लास्टिक के टुकड़े डाल दें या बहुत चूरा करके भी कांच डाल दें तो क्या वो उसमें घोलने पर घुल जाएगा? वो उसमें घोलने पर घुलेगा नहीं। वो थोड़ी देर के बाद आपको अलग सेडिमेंटेशन के तहत आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लास्टिक ऊपर तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा और कांच आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं वो पानी में घुलनशील कहलाते हैं। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो क्या कोई पदार्थ जो पानी में घुलनशील है, क्या वो पानी में कितनी भी क्वांटिटी में घोला जा सकता है? जैसे अगर हम एक ग्लास पानी की बात करें तो क्या एक ग्लास पानी में चीनी घुलनशील है तो क्या एक ग्लास पानी में हम कितनी भी चीनी घोल सकते हैं या एक लिमिट तक ही हम चीनी उसमें घोल सकते हैं? हम उसके बारे में बात करेंगे। या इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन इट। यानी उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक ग्लास पानी है तो क्या हम एक ग्लास पानी में अनलिमिटेड अमाउंट में चीनी घोल सकते हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या पानी जो है वो चीनी पानी में घुलनशील है। ये बात आपको पता है, शरबत बन जाता है। लेकिन क्या कितने भी अमाउंट में हम चीनी को पानी के अंदर घोल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। या सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर हम एक ग्लास पानी में चीनी घोलते ही जाएं। व्हाट विल हैपन इफ वी कीप एडिंग मोर एंड मोर ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस टू वाटर। हम पानी में अगर उसके अंदर घुलनशील है चीनी तो चीनी को घोलते जाएं तो हम कितना चीनी को उसके अंदर घोल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको संतृप्त और असंतृप्त विलयन को समझने के लिए इस प्रक्रिया को समझना होगा। इफ अ सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज एडेड टू वाटर, अगर कोई भी पदार्थ जो आप पानी में घोलने पर घुल जाता है उसको आप पानी में मिक्स करते हैं, घोलते हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलता है, अगर कोई भी पदार्थ जिसमें पानी है, पानी में अगर मान लीजिए हम चीनी घोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन मिलता है आपको, अब उसमें डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा चीनी घोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक ग्लास पानी में आप किस लिमिट तक चीनी घोल सकते हैं। उसके लिए आपको दो तरीके के सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अगर हम संतृप्त विलयन को समझने की कोशिश करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When a solution can dissolve no more of a substance that in already contains and the added substance settles at the bottom of the container, the solution is called a saturated solution। मतलब कि इस एक्टिविटी को आप अगर खुद से करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आप चीनी घोलना आपने शुरू किया। आप एक चम्मच चीनी घोलेंगे, घुल जाएगी। दूसरा चम्मच चीनी घोलेंगे, घुल जाएगी। तीसरी चम्मच चीनी घोलेंगे, घुल जाएगी। उसमें 4 चम्मच चीनी घोलेंगे, घुल जाएगी। और घोलते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उसमें चीनी घोलेंगे तो वो घुलेगी ही नहीं। चीनी पानी में घुलनशील है, उसके बावजूद भी एक लिमिट के बाद चीनी पानी में नहीं घुलेगी और वो उस कंटेनर के बॉटम में आपको सेटल होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो घुलनशील पदार्थ है वो भी घुलना बंद कर दे, यानी कि जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उससे ज्यादा लिमिट में चीनी उसमें आप नहीं घोल सकते। उस विलयन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है।
ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन, a solution in which more of the same substances can be dissolved than it already contain is called an unsaturated solution। यानी कि हम अगर उसी चीनी पानी की बात करें तो जब तक उस पानी में चीनी घुलती जा रही है तब तक वो असंतृप्त विलयन कहलाता है, और जब चीनी पानी के अंदर घुलनी बंद हो जाए तब वो संतृप्त विलयन कहलाता है ना। तो इसके लिए वही आप एक्टिविटी घर में परफॉर्म कर सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। असंतृप्त विलयन का मतलब वो तब तक चीनी जो है पानी में घुलती जाएगी जब तक वो असंतृप्त है, और जैसे ही वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही वो संतृप्त विलयन के रूप में बदल जाएगा, तो चीनी पानी के अंदर घुलनी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये एक्टिविटी आप घर में भी अपने करके इसको समझ सकते हैं, पर इसके लिए अपने पेरेंट्स की देखरेख में ही करेंगे। कोई भी बदमाशी ऐसे नहीं करेंगे घर में कि जिससे किसी भी चीज का नुकसान हो, है ना। आज की क्लास में आपने संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में जाना, और आपने इवेपोरेशन और संघनन, कंडेंसेशन के बारे में जाना। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में जाना कि किस तरह से, अगर मान लीजिए किसी विलयन में हम किसी घुलनशील चीज को घोल रहे हैं तो क्या वो अनलिमिटेड हम उसको घोल सकते हैं या एक लिमिट तक ही घोल सकते हैं, यानी एक लिमिट के बाद जो घुलनशील चीज है वो भी पानी में घुलेगी नहीं। जब ऐसी लिमिट आ जाए कि घुलनशील चीज भी पानी में ना घुलने लग जाए तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।